जिसपे यानी कि जो पिच बनाई उस पिच पे खेलते हुए बहुत बुरी तरह लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं एएसजी राजू। बात लड़खड़ाने की या किसी और बात की नहीं है, बात तो अदालतों के रुख की है। जिस तरीके से पीएमएलए को हथियार बना करके लगातार तमाम राजनीतिक विरोधियों का जिस तरीके से किया जा रहा है जेल के अंदर साल साल 2-2 साल तक, उसी तरीके से एक मुख्यमंत्री को आपने सर्विंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके एक नया इतिहास बनाने की कोशिश की है, और खास तौर पर चुनाव की, लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर। जैसा साथी पहले प्रशांत जी कह रहे थे, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है इस पूरी बहस के दौरान कि देखिए ईडी इतनी निडर हो गई है इस कानून के आने के बाद कि वो तथ्यों पर बात करना ही नहीं चाहती। वो क्या एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया चुनाव से पहले, तो उसको गिरफ्तार करें या ना करें, या आतंकवादी हमला कर दिया तो उसको करें कि ना करें। मेरा तो सवाल यह है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, ईडी को तो सारे काम छोड़ करके बीजेपी की जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। तमाम इतने उदाहरण सामने आ गए हैं, जितने भी तरीके के, जितने नास असंभव है, एक्सटॉर्शन से लेकर के हर चीज के उदाहरण आ गए हैं। तो ईडी ये 100-200 करोड़ के पीछे क्यों पड़ी हुई है? उनके पास तो 1000-1000 2-2000 करोड़ के केस भी हैं, उनकी जांच कर ले। सवाल ये है, देखिए राजीव जी, आज की जो बहस है ना, उसमें एक बात बड़ी साफ दिख रही है, और मैं ये पहले बहस शुरू होने से पहले भी और इससे पहले तमाम पीएमएलए के जितने भी केसेस अपन ने बहस देखी, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस में प्रोएक्टिव कोई चीज नजरिया लेकर के और मेरिट्स पे जाएगा, क्योंकि इस केस के इस पे पीएमएलए की धाराएं ऐसी स्ट्रिंजेंट है कि कोई भी जज इसमें, और खासतौर पे चूंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है और आजकल के पूरे माहौल को आप भी जानते हैं किस तरह की स्थिति है, तो मुझे इससे पहले आपको याद होगा स्वर्णकांता शर्मा की ही बेंच ने उससे पहले जो कल अपने जमानत हुई है संजय सिंह की, वो भी खारिज की थी, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको बेल दे दी। तो राहुल गांधी का केस देख लीजिए, जब मानहानि की बात आई थी, उनको गुजरात कोर्ट में 2 महीने धक्के खिला करके आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से ही एक साधारण मानहानि के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कन्विक्शन स्टे किया। तो मेरा ये मानना है कि यहां पर सब ये चलता रहेगा। इसमें अगर कोई फाइनल व्यू लेकर के, इस तरीके से आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले जब अभिषेक मनु सिंह भी बहस कर रहे थे इसी अदालत में, तो उन्होंने कहा था कि साहब ये नोटिस वोटिस छोड़िए, आप मेरिट पे डिसाइड कर दीजिए, मेरा केस ये, मेरे सामने सारे दस्तावेज ये तथ्य है, मेरिट पे डिसाइड कर दीजिए, आप ग्रांट कीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बावजूद भी जो जस्टिस जो सुन रही है स्वर्णकांता, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई विल इशू द नोटिस टू देम, और उन्होंने इशू नोटिस किया। उसमें क्या हुआ सारे में, उसमें 5 दिन निकल गए, और यही तो सरकार चाहती है कि जितना लंबा खींच सके। अब ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ रिजेक्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी बेल की, वहां पर 4 दिन के बाद 5 दिन का नोटिस होगा, और इस तरीके से पहला फेज जो चुनाव का है वो निकल जाएगा। तो ये जो टेक्टिक्स है इस तरीके की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के हिसाब से, और इसी के कारण आप देखिए अमेरिका से लेकर के, जर्मनी से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ तक केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग की बात कर रहे हैं, और सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि वो इस टाइमिंग को क्यों नहीं, अगर आपके पास फुल प्रूफ केस था तो आप इनको अक्टूबर से संबंध रहे थे तब गिरफ्तार कर लेते, या 4 महीने बाद कर लेते, कहीं भाग तो जाएंगे नहीं अरविंद केजरीवाल। सवाल इस टाइमिंग का है, सवाल इसके पीछे की मंशा का है। तो मुझे आज की तारीख में राजीव जी, हालांकि बहस चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अपने हिसाब से चलती हैं, गति है, वो हो सकता है आज ऑर्डर दे, रिजर्व कर ले, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि प्रोसीडिंग्स आर स्टिल ऑन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं कोई उसकी मिलने, कोई राहत मिलने की गुंजाइश है, और यही सरकार की मंशा भी है, यही ईडी की मंशा भी है कि जितना लंबा तक इनको खींच सके, इनकी बदनामी करें, हर स्टेज पे कहें कि देखिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ही अंदर है। अगर आम आदमी पार्टी के सीईओ के तौर पर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया जा सकता है, तो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किस को अंदर किया जा सकता है? क्या कभी ईडी ने सोची ये बात? क्या वहां पर कुछ भी नहीं हुआ? ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, और जो आज आपने खबर देखी होगी कि कितने नेता दूसरी पार्टियों से लाए गए और उनमें से कितनों को क्लीन चिट मिल गई, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, तो ईडी को उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। सेक्शन 19 के तहत, पीएलएमए एक्ट के सेक्शन 19 के तहत अवैध गिरफ्तारी को चुनौती है। आप गलत चित्रण करके याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बनाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो जिस्ट है यहां पर रख दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। आपने 19 की बात ही नहीं की, आपने 45 की बात की, 50 की बात की, 70 की बात की, 19 की बात ही नहीं की, यही यहां कह रहे हैं। जल्दी से हेमंत अत्री साहब, इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं राजीव जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है, देखिए ईडी को तो ये सारा खेल घुमाते ही रहना है, मुद्दे पर तो वो बात करेंगे ही नहीं। आप उनके उदाहरण तो देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि कोई मर्डर कर दे, क्या ये मर्डर का केस है क्या? फिर वो कहते हैं कोई आतंकवादी किसी गाड़ी को उड़ा दे तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कोई दलील है? एक ये ओपन एंड शट केस है
कि आप एक सर्विंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके लाए हैं। आप उनके खिलाफ केवल दो ही चीजें होती हैं पीएमएलए के लिए अंदर। सबसे पहले राजीव जी, मैं भी एक छोटी मोटी जुडिशियल पोस्ट पे रहा हूं एंड आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ आल्सो इन ए वे। मुझे केवल दो चीजों का जवाब चाहिए एएसजी से कि क्या कोई मनी की रिकवरी हुई है, पॉइंट नंबर एक। क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी ईडी के पास है? मनी की रिकवरी नहीं है, मनी उसके कोई ट्रेल नहीं है, तो किस आधार पर आप पीएमएलए लगा रहे हैं? इसका केवल साधारण जवाब, मैं तो एक आम आदमी की भाषा में बात करता हूं। यही केस मनीष सिसोदिया का सवाल था जो जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा। यही केस अपने कल जो आपने देखा होगा संजय सिंह के केस में, और यही अब आप उनकी बातचीत देखिए क्या कह रहे हैं। आज मैं उनकी बहस देख करके स्तब्ध था जिस तरीके की ऐसी बातें करते हैं ईडी के वकील। वो कहते हैं देखिए साहब, ये इतने रिसोर्सफुल है कि दो दो सीनियर एडवोकेट खड़े कर रखे हैं। अरे भाई, वो एक पार्टी का मुखिया है, एक स्टेट का सर्विंग मुख्यमंत्री है। वो दो सीनियर एडवोकेट लाए, वो तीन लेके आए। आप तो मेरिट पे बात कीजिए ना, आप सब्सटेंस पे बात कीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, आप अपनी रिकवरीज पे बात कीजिए, आप अपने प्रूफ्स पे बात कीजिए। वो तो कोई मतलब नहीं है। आप किस बात पे आपत्ति करेंगे? देखिए दो दो सीनियर एडवोकेट लेके आए, ये कोई सवाल का बहस का मुद्दा है क्या? तो कुल मिलाकर के राजीव जी, ये पूरे का पूरा जो खेल है ना, इस खेल को समझना होगा हमें। और ये खेल ये है कि इस पूरे सारे के जितने आरोपबाजी है, इसके तथ्य ना देने पड़े, इसकी ट्रेल ना देनी पड़े, और कानून के उसमें घुमाते रहिए कि देखिए सेक्शन 70 ये है, सेक्शन 45 ये है, सेक्शन फलाना ये है। आपको ध्यान होगा जब पीछे मनीष सिसोदिया का मामला आया था, तो एक बार ये भी कहा गया था कोर्ट में कि हम पूरी आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बनाना चाहते हैं इस केस के अंदर। ध्यान है आपको? क्या किसी केस में पूरी की पूरी पार्टी पार्टी बन सकती है क्या? अक्यूज बन सकती है क्या? ईडी ने ये कारनामे भी किए वहां पर। कुल मिलाकर के देखिए, ये सारे का सारा जो निकम्मापन और नकारापन मैं मानता हूं, ये सारा चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को जब देश के अंदर आचार संहिता लागू हो जाती है राजीव जी, सारे के सारे प्रशासन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कमांड है वो चुनाव आयोग के पास आ जाती है। और चुनाव आयोग अगर देश में लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना चाहे, तो आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले उन्होंने क्या ऑर्डर किया। पूरे देश में अप्रैल में हमेशा से वो बढ़ते हैं टोल रेट्स। चुनाव आयोग ने क्या आदेश किया कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होते टोल रेट्स नहीं बढ़ेंगे। कारण, उसमें सरकार को लाभ होता था कि सरकार करने की बजाय ये बुराई उनसे करवा दे, टोल कंपनियां भी नाराज नहीं होंगी। तो क्या जब टोल रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या जो चुनाव आयोग है वो ईडी को ये नहीं कह सकता कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते आप कोई कॉरेसिव एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लेंगे? क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं किसी भी पार्टी के, कोई भागने वाला नहीं है। दे आर ऑल हेयर, दे आर ऑल गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो आपको ऐसी क्या जल्दबाजी पड़ी है? यू आर मोर लॉयल देन द किंग। किस बात पर? क्या किसको क्या जल्दबाजी है? क्या अरविंद केजरीवाल 3 महीने बाद भाग जाते क्या? या उनको अपना अक्टूबर में अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया जब पहला संबंध था? तो हर चीज के ऊपर ईडी, देखिए ईडी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है ईडी की, जितनी भी ये जांच एजेंसियां हैं, इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो क्रेडिबिलिटी है ना किसी भी एजेंसी की, अपने राजीव जी, वो बरसों के दशकों के संघर्ष और मेहनत और तपस्या के बाद कमाई जाती है, और उसको गंवाने में 1 मिनट लगता है। आज पूरे देश के सामने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पूरे के पूरे ना केवल क्रेडिबिलिटी लॉस कर चुके हैं, फेस लॉस कर चुके हैं, बल्कि पूरे देश के लोगों के सामने एक उपहास का पात्र बने हुए। कारण क्या है? वो कारण सारे का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स ने बता दिया कि किन कारनामों के अंदर वो संलिप्त थे। उनको अभी भी, मुझे लगता है कि अभी भी कोर्स करेक्शन करना चाहिए। ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सारी बात है, लेकिन सिस्टम प्रिवेलेंट रहना चाहिए। सिस्टम जरूरी है, कायदे कानून का सिस्टम, शासन जो है, कानून का शासन। और ये सारी की सारी एजेंसियां, मुझे लगता है कि इस स्कोर पर दे आर टेरिबली फेलिंग, दे आर मिजरेबली फेलिंग। और इससे इनकी क्रेडिबिलिटी का जो लॉस होगा, उसको दोबारा से रिस्टेब्लिश करना राजीव जी बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी इन सबके लिए। जल्दी जल्दी चाहूंगा हेमंत अत्री साहब आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास। यहां मजेदार तथ्य, अगर देखिए पूरा, अगर दलीलें देखिए तो अभिषेक मनु सिंघवी शायद आज सुबह से कुछ और उसमें थे कि पूरा का पूरा जो इस मामले की एक वकील के हिसाब से जो कहते हैं कि आज मैं धो डालूंगा, तो वो धुलाई शायद कर रहे थे। आप चूंकि जुडिशरी को, एडवोकेसी को बहुत नजदीक से जानते हैं, खुद भी एडवोकेट हैं, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा क्या कुछ यहां पर इस वक्त एक वकील के दिमाग में क्या कुछ चलता है जब वो डिफेंस के उसमें रहता है? और जो राजीव जी इस पूरे जी प्लीज देखिए राजीव जी, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की क्लैरिटी देखनी पड़ेगी हमें। क्या है, ईडी का पर्पज साफ है, जितने दिनों तक ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे रख सके। इस खेल को अपने क्या नाम है, अभिषेक मनु सिंह भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ही इज ए सीजन्ड एडवोकेट, ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। आप एक चीज देखिए, जब
पुलिस कस्टडी में नहीं, ईडी की कस्टडी में थे अरविंद केजरीवाल, उसी दौरान में उन्होंने ये जमानत की याचिका लगा दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उन सारे के सारे जितने भी उनके पास जो ये अपने तरीका है जुडिशियल हायरार्की का, कि अपनी रिजेक्ट फटाफट कराए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे राहत मिलने के आसार बिल्कुल नगण्य है। इसीलिए उन्होंने पहले दिन, उस दिन भी आपको ध्यान हो तो ये कहा जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट में पहले दिन 28 तारीख को कि साहब इसमें नोटिस की बात ही नहीं है, मैं तो मेटेरियल फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, केवल मेरिट्स पे आर्गुमेंट हो जाए और आप तय कर दीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए रिजेक्ट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो जितना जल्दी हो सके इस पूरे खेल को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाना चाहते हैं। उनको पता है कि नीचे से उनके लिए एक एक दिन कीमती है। चुनाव का प्रोसेस शुरू हो चुका है और प्रचार जारी है, चरम पे है, और पहले दौर के चुनाव में अभी 12-13 दिन का ही टाइम बचा है, फर्स्ट राउंड का पहले चरण का चुनाव होगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी का खेल बिल्कुल साफ है कि जितना जल्दी हो सके, अब जैसे ऑर्डर रिजर्व कर लिया, मान लीजिए ये ऑर्डर रिजर्व, लंबी बहस हुई है इस पे, लंबा ऑर्डर भी चलेगा, 15-20 पेज का ऑर्डर होगा, तो एक ड्रॉप ऑफ द हेड पे तो हो नहीं सकता वो। मान लीजिए ये ऑर्डर एक दिन में आता है या 2 दिन में आता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए वो एक एक पल कीमती है। और जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा, 99% मुझे तो यही उम्मीद है कि रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग एक्सेप्ट वो होगी, उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर ऑर्डर रिजर्व होगा और फिर फैसला आएगा। तो ये मान के चलिए कि पहला चरण तो लगभग समाप्त हो चुका होगा ऐसी सूरत में। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कुछ कर रहे हैं, ही इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम। वो जितना जल्दी हो सके अपने मुवक्किल को, उनको ये पता है कि राहत कहां से मिलनी है, उनको लोअर जुडिशरी का और जो हाईकोर्ट तक के पीएमएलए के केसेस में सबको उनका रुख पता है कि कोई भी जज अपने हाथ जलाना नहीं चाहता पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में। अभी तक का तो इतिहास और उदाहरण यही बताते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत लाइटर नोट पे बहुत सारी बातें आज धीरे धीरे सरकाई है एक तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जैसा 9 से किया, जबकि एसवी राजू की तुलना में उनका तजुर्बा और उनकी स्टैंडिंग आप देखिए। तो वो सारी की सारी इस पूरे खेल को बहुत ही स्मूथली ले जाना चाहते हैं कि किसी तरीके की बदमजगी ना हो, केवल मेरिट्स पे आर्ग्यू हो जाए। उनके पास कहने को बहुत कुछ है, उनके पास बहुत वाजिब सवाल भी है, उनके पास टाइमिंग भी है, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड का भी है, उनके पास रिकवरी का भी सवाल है, उनके पास मनी ट्रेल का, उनके पास तमाम ऐसे तर्क है जिसका ईडी के पास कोई इफेक्टिव जवाब नहीं है। इसीलिए वो गेंद को कभी इस पाले में, कभी जो हॉकी में देखा ना आपने, सीधा गोल नहीं करते तो आप ड्रिबलिंग करने निकल जाते हैं, कभी इधर ड्रिबल करके ले गए, कभी उधर करके ले गए। तो इस पूरे केस में ईडी, और नॉट ओनली इन दिस केस, आपने संजय सिंह के केस में देखा होगा, आपने मनीष सिसोदिया के केस में देखा होगा। मनीष सिसोदिया के केस में जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा था राजीव जी, कि आप मुझे केवल ये बताइए रिकवरी है। उन्होंने कहा नहीं साहब। उन्होंने कहा कोई मनी ट्रेल है, नहीं है। उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया 13 महीने से अंदर है या नहीं है, ये सच है। और इस सच का सामना अरविंद केजरीवाल को ना करना पड़े। देखिए, अभिषेक मनु सिंह के ऊपर दोहरा प्रेशर है, एक तो चुनाव, उसमें अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी, और कल को जिस तरीके की ये सरकार है, अगर ये उस खेल के अंदर मान लीजिए इस सरकार को बर्खास्त करवा देती है कि जेल से सरकार हम नहीं चलने देंगे, फिर आपके जुडिशरी का एक और मोर्चा खुल जाएगा, फिर आप धक्के खाते रहिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल इस पूरे खेल को समझ रहे हैं। उनको पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की भी कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकारों को गिराने की कोशिश भी हो रही है कथित तौर पे। तो वो जितना जल्दी हो सके इस पूरे खेल को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाना चाहते हैं। उनको पता है कि कोई अगर राहत की उम्मीद है तो केवल वही है। और ईडी इसीलिए कभी इधर कभी उधर, कभी नोटिस के लिए समय, कभी 2 हफ्ते का समय, इस तरीके की बातें करती है। साहब मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए। इसमें 2 हफ्ते का समय किस लिए चाहिए? जज ने कहा कि नहीं 4 दिन में आप आइए, इसलिए आज ये बहस हुई। तो इस पूरे गेम को ये टाइम बाइंग टेक्टिक्स है, और जैसा प्रशांत जी ने कहा, ये सीधा सीधा कहीं और से संचालित है, पॉलिटिकल आकाओं से संचालित है। इसमें जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल हाईकोर्ट में लेगी, आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते ही मुझे लगता है कि ईडी को बगलें झांकनी फिर पड़ेगी, जैसे कल संजय सिंह के केस में हुआ, उससे पहले मनीष सिसोदिया के केस में बदपिटी थी उनकी। और इस सारे में मुझे लगता है कि देर सवेर सुप्रीम कोर्ट को भी पीएमएलए के जो तमाम ये इस तरह की धाराएं हैं उन पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, सिंघवी साहब ने कहा कि अगर कोई सीएम है और वो चुनाव के बीच में किसी कार को विस्फोट से उड़ा देता है तो वो गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही उदाहरण है इस केस में? साफ साफ उन्होंने पूछा कि क्या ये सही उदाहरण है। सेक्शन 70 इज़ अ मिसप्लेस्ड आर्गूमेंट, साफ साफ इन्होंने कहा है ये मिसप्लेस्ड आर्गूमेंट है। और आप उसके प्रोविज़न्स को देखिए, 70 के प्रोविज़न्स को देखिए। कोर्ट ने फिर फाइनली
रिजर्व रख लिया है इस फैसले को, ऑर्डर को, और हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद पता चल जाए कि कब ऑर्डर हो सकता है आज दे दें, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा सुबह ही कि आज ही मैं निपटाना चाहती हूँ इसको। तो यानी हो सकता है कि आज वो निपटा दें, आज निपटारा करना उनके लिए, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि और भी कई सारे काम हो, तो इसलिए भी। लेकिन हेमंत अत्री साहब कुछ जोड़ रहे हैं? राजीव जी, इसमें बस एक वैल्यूएडिशन कर रहा था मैं कि जो निपटाने की बात होती है ना, वो केवल आर्गुमेंट को निपटाने की बात होती है, ऑर्डर को निपटाने की नहीं, क्योंकि इतना लंबा आर्गुमेंट चला है, करीब करीब 4.5 घंटे, बीच में लंच था, तो उसमें उस पे सारे पे आपको जो आप स्पीकिंग ऑर्डर लिखना पड़ता है। बेल जो इस तरह का हाई प्रोफाइल केस है, तो बेल में आप एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड नहीं लिख सकते, यू हैव टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर फॉर दैट। और इसीलिए केवल उनका, जब ये कहते हैं ना कि हम आज इस मामले को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो वाइंड अप टू दी एक्सटेंट कि हम आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब उसमें जो ये ऑर्डर लिखना पड़ेगा, दैट हैज टू बी ए स्पीकिंग वन, एंड इट मे टेक ए डे और टू फॉर दैट। हाँ, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, इसलिए भी अच्छा है कि आप हमारे साथ हैं। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ बातें वैसी कर रहे हैं जो उचित नहीं है, सही नहीं है, तो आप ज़रूर उसको टोक दें। जल्दी से ज़रा हेमंत अत्री साहब, आपसे संजय सिंह के मामले पे जो एएसजी राजू का कहना है, आखिर सफाई क्यों देनी पड़ी यहाँ पे, संजय सिंह की बात का जिक्र क्यों आया यहाँ पे? नहीं, देखिए, इसमें राजीव जी शुरू से ही जो ईडी जिस तरीके से काम कर रही है ना, पूरे के पूरे शराब घोटाले में, जैसा कि एक बात स्पष्ट है कि विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, दो तीन चीजें बड़ी साफ है। किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर खासतौर पर महत्वपूर्ण बात है सबूत। आपके पास साक्ष्य क्या क्या है, दस्तावेजी सबूत क्या क्या है, और उसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या क्या है। जिस तरीके की लफाजी, तर्क की बजाय लफाजी की जाती है कोर्ट में, उसका कोई बहुत आधार नहीं होता है। चुनाव जो आप किसी भी बेल के ऊपर या केस को सेटिसाइड करने पे जब आप मेरिट्स की बात करते हैं, तो यू हैव टू स्पीक स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स। इस केस में मेरिट्स क्या है, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन फिर आपको कह रहा हूं कि एक गवाह को आपने सरकारी गवाह में तब्दील किया, 10वीं स्टेटमेंट के अंदर वो केजरीवाल का नाम लेता है। दिस हैज बिकम ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ईडी इन ऑल द केसेस रिलेटिंग टू लिकर स्कैम। आप मनीष सिसोदिया का ले लीजिए, उसके खिलाफ भी कुछ वो ऐसा नहीं था। कल जो संजय सिंह का था, उसके खिलाफ भी कोई मनी ट्रेल नहीं थी। इसका पूरा बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि हमें फला जो सरकारी गवाह है उसने ये बताया। उसने किस स्टेज पे बताया? 5वें बयान में बताया, 7वें में बताया, 8वें में बताया, 10वें में बताया, किस पे? और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आपने अपने टारगेट व्यक्ति को, जैसे इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस अरविंद केजरीवाल इज देयर, जैसे ही आपने उसका नाम लिया, इस स्टेटमेंट के बाद उसको रेड्डी को तत्काल प्रभाव से आपने जमानत का विरोध नहीं किया और वो अपने जमानत लेकर चुनाव लड़ रहा है मस्ती से। क्या केवल किसी के नाम ले देने से कोई अभियुक्त बन सकता है? और अरविंद केजरीवाल, आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ हिम, उनकी राजनीति का भी जो जिस तरह की करते हैं उसका भी मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स अगर आप बात करेंगे, एक बात तो बहुत जायज है ही ना राजीव जी, कि मैं किसी केस में वांछित हूं, मैं एक्यूज्ड हूं, मैं जेल के अंदर हूं, और मैं वहां से ये कह दूं कि राजीव जी का ये किया था मैंने, तो केवल मेरे नाम ले देने से आप सारे लोग एक्यूज हो गए क्या उसमें? उसके लिए आपको सबूत तो जुटाने पड़ेंगे ना। तो इस पूरे शराब घोटाले में जो ईडी लगातार करती आई है, वो यही करती आई है कि उसने उसका नाम ले दिया, उसने उसका नाम ले दिया, एंड इट हैज बिकम ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन ऑल दीज पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। और यही कारण है कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो पूरे मामले में देखिए, अपने विरोधियों को ठिकाने लगा देना एजेंसियों के जरिए वो एक अलग बात है, और कानून के धाराओं का दुरुपयोग करके किसी को लंबे समय तक जेल में रखना वो दूसरी बात है। क्योंकि ये कानून, आज चिदम्बरम भी पछता रहे होंगे कि उन्होंने ये कानून बनाया था और उसका सबसे पहला भोगी वही बने, और उसके बाद जितने भी नेता गए उन सबका आपने देखिए सीबीआई वाले केसेस में क्या होता था राजीव जी, उनमें जमानत मिल जाती थी। इस तरीके के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं थे कि जमानत नहीं मिलेगी। तो अब क्या हुआ कि सीबीआई थोड़ी सी पीछे कर दी गई है, और अब जिस जिस को ठिकाने लगाना उसमें ईडी और पीएमएलए सरकार के फेवरेट केसेस है, वो जो है वो साधन बन गए हैं। इस पूरे मामले में जो लगातार देखना पड़ेगा वो ये है, हाई कोर्ट मांगे या ना माने, सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वही होगा जो कल संजय सिंह के केस में हुआ कि सबूत ले आइए आप, ईडी फिर वही बगले झाकेगी। और इसीलिए ये कर रहे हैं कि जितना जब हो सके इसको लंबा लटकाते चलिए, प्रोसेस को पनिशमेंट बना दीजिए। और पीएमएलए केस की त्रासदी और दुर्भाग्य यही है कि जिसके ऊपर आजकल ईडी ने हाथ डाल दिया, पीएमएलए का नाम लिख दिया, उसके बाद वो व्यक्ति महीनों तक सड़ता रहेगा जेल के अंदर, कोई किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है।
नहीं तो होना चाहिए अगर कोई वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री हो और उसमें आप ये बताइए कि जिस तरीके से लोग बरी होके गए, आप डीके शिव कुमार का केस देखिए, वो तिहाड़ में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो वो व्यक्ति जितने दिन जेल में रहा उसका हर्जाना कौन देगा? वेस्ट में तो मिलता है। तो हमारे यहां तो ये है कि जान बची और लाखों पाए, आप बरी हो गई, यही बड़ी बात है। लेकिन प्रोसेस तो पनिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ राजीव जी? जो व्यक्ति बरी हुआ है उसको इतने लंबे समय तक जेल में रहना क्यों पड़ा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या झूठी शिकायत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सारे प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक तरफ से आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी होने की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव नेशन होने की बात करते हैं, और आपके सारे के सारे इस तरह की जो चीजें हैं, ये पीएमएलए कानून और ये सारे, ये रिग्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको सुप्रीम कोर्ट को देर सवेर देखना पड़ेगा, जिस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी के विरोधी हैं उन्हीं के खिलाफ बढ़ रही हैं? उनके साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर हैं चाहे उनके एलाई हैं, वो सारे के सारे दूध के दुल्हर ईमानदार हैं, और जितने विरोधी हैं वो सारे के सारे चोर हैं। तो ये जो एक पैमाना है, इससे ना केवल देश की न्यायपालिका देश की जो जांच एजेंसियां हैं विद इन कंट्री, बल्कि इंटरनेशनली भी हमारा नाम पे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है एज ए हैपनिंग डेमोक्रेसी, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट।